तो जैसा कि हमने कहा केवाईसी में आज हम इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिन कल है लेकिन कल चूँकि छुट्टी है तो हमने कहा आज ही बातचीत करनी चाहिए। और आज हमने जिस कंपनी को चुना है उसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये खास पेशकश है हमारी इंडियन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। एक महिला एग्जीक्यूटिव हैं और बहुत शानदार तरीके से कंपनी को चला रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला जी की। वर्तिका शुक्ला जी का थोड़ा सा परिचय आपको बता दें कि वर्तिका शुक्ला जी को करीब 34 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, यानी ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनियों में। और इन्होंने आईआईटी कानपुर से केमिकल में इंजीनियरिंग की है, फिर उसके बाद लखनऊ के आईआईएम से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की डिग्री की है और बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं। और इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में या इस कंपनी के साथ एक पूरा युग इन्होंने देखा है। तो आज बातचीत करेंगे वर्तिका जी से। वर्तिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद नीरज जी। और इस मौके पे जुड़ने के लिए मुझे जोड़ने के लिए आपको धन्यवाद। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सब साथी, सब व्यूअर्स को भी हैप्पी वुमेन्स डे के लिए। जी, तो हम लोग थोड़ी सी बात बिजनेस की भी करेंगे, थोड़ी आपके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो आप ही बताइए जी, इतना लंबा समय आपने गुजार दिया इस इंडस्ट्री में, कैसा रहा ये सफ़र? किस किस तरीके की चीज़ें आपने करी हैं, आगे और करना चाहती हैं? इस लंबे सफ़र का पूरा श्रेय हमारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया को है। इंजीनियर्स इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम कई विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। मतलब देश में भी करते हैं, विदेश में भी करते हैं, ऑयल एंड गैस में भी करते हैं, इंफ्रा में भी करते हैं, तो फर्टिलाइजर सेक्टर में भी करते हैं। तो इस तरह का एक होराइजन जो हमने पूरे अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, शायद ये एक बहुत ही अहम बात है जिसकी वजह से मैं 3.5 दशकों से ऊपर कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह ज्वाइन किया था और इस कंपनी के साथ मेरी भी ग्रोथ हुई है। आज हमारी कंपनी जो नया एनर्जी ट्रांजिशन का एरिया है और जो ओवरसीज बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही हैं, उनके लिए हम सशक्तिकरण भी कर रहे हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी को ग्रो कर रहे हैं और बिजनेसेस को और मजबूती के साथ इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं कि आने वाले वर्षों में जब ग्रीन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि अभी ट्रांजिशन में है, तो इंजीनियर्स इंडिया एक बड़ी मजबूती से बिजनेस को वहां पे गार्ना कर सके और प्रोजेक्ट्स लगा सके। ओके, अच्छा, ये आपने शुरू से इसी कंपनी में काम किया, कहीं और नहीं काम किया? 34 साल से आप हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग से शुरू किया और सीएमडी तक इसी कंपनी के साथ? एब्सोल्युटली, ये कंपनी की खूबसूरती है कि मैं मैनेजमेंट ट्रेनी आई थी और कंपनी ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी और आज भी हमारे यहाँ इतनी जेंडर पैरिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जो हम करते हैं, जैसे मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो शायद ही इस तरह का एक्सपीरियंस कहीं और मिले। तो केमिकल इंजीनियरिंग का ये एक मंदिर है कहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज के साथ जो हम कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स खड़े करते हैं, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मतलब प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन। तो ये सेटिस्फैक्शन अतुलनीय है और यही मुझे इस कंपनी से बांधे रखे है। और जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सीनियर्स ने दी और जो आज हमारी टीम इंस्पिरेशनल काम कर रही है, उनको लीड करने में एक मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत जॉय मिलता है। और दिशा जो आगे की है वो बहुत जरूरी है कि हम जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसको मजबूती से एकदम ऐसे एम्बेड कर दें कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। बिल्कुल वर्तिका जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप उस दौर में इस कंपनी को लीड कर रही हैं जब हम लोग एक एनर्जी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में ESG, ग्रीन एनर्जी, नेट कार्बन की बातें हो रही हैं और आप उसको ड्राइव कर रही हैं।
बहुत कम लोग शायद डीपली इसको जानते होंगे कि इंजीनियर्स इंडिया एक बहुत लीडिंग कंपनी है केमिकल इंजीनियरिंग की, रिफाइनरी सेक्टर में काम करती है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए काम करती हैं, लेकिन अब ये डाइवर्सिफाई भी कर रही है अपने आप को। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है EIL का, बेसिकली कि EIL अब एक नए रूप में लोगों को देखना चाहिए, वो हमें समझाइए कि EIL कैसे बदल रहा है। अब तक लोग समझते थे रिफाइनरी के लिए काम करते हैं, लेकिन अब बहुत सारे दूसरे काम भी आप कर रही हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है और आप उस समय इसको लीड कर रही हैं। तो मैं इसमें 2 उदाहरण दूंगी आपको। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, ये एक टारगेट है और हाइड्रोजन और रिफाइनिंग सेक्टर बहुत क्लोजली लिंक्ड है। तो हमारी जो क्षमता है इंजीनियरिंग की, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं ऑनरेबल पीएम्स विजन को मीट करने के लिए फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। इसी तरह से जो एक स्वच्छता का अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें भी हमारा काफी योगदान है। देश को साफ सुथरा रखना, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना, इस विजन को भी हम एक रूप देके गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिसाइड्स दैट हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम वो बिल्डिंग्स की डिजाइन करते हैं जिसमें नेट जीरो की तरफ, जैसे हमारा टारगेट है, देश का टारगेट है 2070 तक हम नेट जीरो हो। तो डीकार्बनाइजेशन का जो एक पूरा थीम है और पूरे प्रोडक्ट्स हैं, बोथ हाइड्रोकार्बन सेक्टर में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी, जहां एनर्जी का यूटिलाइजेशन कम से कम हो, हमारी जो CO2 एमिशंस हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको हम रोक सके। तो इस पूरे रोड मैप में हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी इंजीनियरिंग को लगा रहे हैं और पिछले 1-2 वर्षों में हमने अपना जो ऑर्डर बुक है फॉर ग्रीन एनर्जीज, उसको लगभग जीरो था ये, जब तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विजन नहीं सेट करी थी देश के लिए। अब जब सारी पॉलिसीज एक एक करके उभर रही हैं और निवेश हो रहा है ग्रीन एनर्जीज में, तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी डाइवर्सिफाई होके करीब लगभग 6 से 7% हमारी ऑर्डर बुक आज ग्रीन एनर्जीज के साथ की है। जी वर्तिका जी, अब थोड़ा सा बिजनेस की बात करें, बीच बीच में दूसरी बातें भी करेंगे। खास तौर पे जो कंसल्टेंसी साइड है, जहाँ पे आपकी बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी है, उसमें किस तरीके के प्रोजेक्ट आपके रडार पे हैं या पाइपलाइन हो, वो हमें बताइए। जी जरूर। जैसे कि पूरे विश्व में हमारी ही हमारा एक देश है जो ग्रो कर रहा है और जो आंकड़े हैं समथिंग लाइक 6.8% ग्रोथ जो मूडी ने प्रोडिक्ट करी अभी एनहांस करके, उसमें हम मेगा प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं देश में। मेगा प्रोजेक्ट्स ऑयल एंड गैस सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, बिकॉज हमारे यहाँ जो एवरेज कंजम्पशन है पेट्रोकेमिकल्स का, वो ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। और सिंगल यूज प्लास्टिक का पॉलिसी के साथ, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पूरे पेट्रोकेमिकल वैल्यू चेन में आने वाली हैं। तो हम ग्रोथ देख रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स की। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम शुरुआत से जुड़े हुए हैं और हमें उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट्स हम देश के लिए लगाएंगे, अपनी कंपनीज के लिए लगाएंगे। सिमिलरली अगर आप रिफाइनिंग सेक्टर देखें तो एक टारगेट सेट किया है ऑनरेबल पीएम ने 450 मिलियन मेट्रिक टन्स। सो जो आज हमारे यहाँ करीब 252 मेट्रिक टन्स क्रूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। तो जो ग्रोथ रेट है फ्यूल कंजम्पशन की, पर्टिकुलरली ग्रोथ रेट डीजल कंजम्पशन की, ATF कंजम्पशन की, इसके लिए रिफाइनरी को भी अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो उन प्रोजेक्ट्स को भी हम देश में देख रहे हैं। बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक लार्ज वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट है, पर्टिकुलरली हम हाई एंड डेटा सेंटर्स को करते हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे भी हैं जैसे कि हमने नमो घाट किया वाराणसी में एज PMC, और बहुत सारे और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी तरह से हम विदेश में भी काफी फोकस कर रहे हैं। विदेश में 2 सेगमेंट्स हैं अभी। देयर इज एक ग्रोथ का युग है वहां भी कि
ऑयल एंड गैस, स्पेशली LNG सेगमेंट में, गैस सेगमेंट में काफी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब जो नए पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनको रिफर्बिश करके उनकी कैपेसिटीज बढ़ाई जा रही है। तो हमारा अबू धाबी में भी ऑफिस है जहां करीब 120 लोग हमारे वहां हैं, और बाकी टेरिटरीज में भी हमारी कोशिश है कि हम अपने बिजनेस को वहां बढ़ाएं। मैम, दो प्रोजेक्ट पे खास तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक पेट्रोनेट LNG का बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट है जिस पे शायद आप लोग बातचीत हो रही है, काम कर रहे हैं, और एक दूसरा जो अभी आपने डेटा सेंटर का जिक्र किया वो RBI का एक बहुत लार्ज डेटा सेंटर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट के तौर पर आपने, इन दोनों के बारे में बताइए, क्या स्थिति है, कहाँ तक बात बनी है? ये हमारे क्लाइंट्स ज्यादा अच्छा बताएं तो बेहतर है। हम उन दोनों प्रोजेक्ट्स को बहुत ही क्लोजली हम उनके साथ एसोसिएटेड हैं और डेडिकेटेड टीम्स है हमारी, कॉम्पिटेंट हैं, तो इससे ज्यादा मेरे लिए उचित नहीं होगा आपको शेयर करना। हम अच्छा, इतना तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि जल्द ही हम लोग कुछ सुनेंगे इस बारे में। जरूर जरूर, राइट। हमारी कोशिश जारी है, बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स के जरिए हमारी GDP बढ़ेगी, हमारे यहाँ और प्रोडक्ट्स आएंगे, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स आएंगे, कैपेबिलिटीज आएंगी, मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल एरिया की, डेटा मैनेजमेंट की। तो जरूर हम हमारी पूरी कोशिश हमेशा रहती है कि जिस भी प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत से एसोसिएट हों उसको जल्दी से जल्दी उसकी फिजिबिलिटी करें, प्रेजेंट करें, एक बिजनेस केस बनाएं अपने क्लाइंट्स के लिए, सो दैट वो प्रोजेक्ट मैच्योर हो और इम्प्लीमेंट। जी वर्तिका जी, कितने प्रोजेक्ट इस समय आपके, आप L1 स्टेज पे हमें बता सकती हैं, और करंट ऑर्डर बुक क्या है आपकी? करंट ऑर्डर बुक हमारी, मैं पहले वो आपका सवाल का जवाब देती हूँ। करंट ऑर्डर बुक तकरीबन हमारी 8,000 करोड़ की है, पर हमने हमेशा देखा है कि मार्च के महीने में कई प्रोजेक्ट्स मैच्योरिटी स्टेज पे होते हैं, सो ईयर एंड के बाद ये पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी कि इन कंपैरिजन पिछले वर्ष और इस वर्ष में हमारे प्रोजेक्ट्स में कितनी ग्रोथ हुई है। कई प्रोजेक्ट्स, आपने सही कहा, हम L1 स्टेज में भी हैं, वर्क ऑर्डर का वेट भी कर रहे हैं। कई हमारे गो हेड्स भी हैं जिसमें हमें वर्क ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है इस वर्ष के एंड में। सो ये अगले 15-20 दिन हमारे बहुत ही क्रिटिकल होते हैं टर्नओवर को एनहांस करने के लिए। किसी भी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लास्ट का महीना साल का बहुत ही क्रूशियल होता है। तो जब हम आपसे नीरज जी अप्रैल में मुलाकात करेंगे तो आई थिंक हमारे पास बहुत अच्छे नंबर्स होंगे आपको शेयर करने के। बिल्कुल, और हम लोग रिजल्ट के समय बात भी करेंगे। अच्छा, कोई बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी आप एम कर रही हैं नए फाइनेंशियल ईयर में, या इसी में आ जाए वो? रिफाइनरी के प्रोजेक्ट्स भी पेट्रोकेमिकल्स के साथ जुड़े होते हैं, तो जब मैंने पेट्रोकेमिकल का जिक्र किया तो उसी के साथ साथ रिफाइनरी एक्सपेंशंस भी जुड़े हुए हैं, तो दोनों सम्मिलित हैं। बिकॉज देश में दो ही तरीके से पेट्रोकेमिकल आ सकते हैं, या तो हम रिफाइनरी की स्ट्रीम से पेट्रोकेमिकल बनाएं या हम कुछ इथेन वगैरह इंपोर्ट करें। तो दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और मिश्रित हैं ये, और जुड़े भी हुए हैं। तो हाँ, जरूर उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन में हैं। ओके, इंटरेस्टिंग बात। देखिए मैम ने इंटरेस्टिंगली बताया कि मार्च खत्म होने, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते बहुत सारी चीज़ें हाथ में होंगी, और हम लोग जब नए साल में रिजल्ट्स के साथ बात करेंगे तो शायद ये 8,000 का फिगर मुझे डबल भी यहाँ से होता हुआ दिख सकता है। ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे गेस कर रहा हूँ। तो ये तो थी बिजनेस की बात। मैम अदरवाइज जब आप अभी बोर नहीं रहते, इतना सारा प्रोजेक्ट और केमिकल इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, अबू धाबी, नाइजीरिया, ये सब करते करते, व्हाट एल्स यू डू? व्हाट एल्स आई डू? यस, मतलब इससे अपने आप को थोड़ा अलग हट के कुछ पढ़ना, लिखना, मूवी देखना, म्यूजिक सुनना, क्योंकि ये तो करते करते हम लोग थक जाते हैं। जरूर जरूर, आई फर्मली बिलीव दैट व्हाइल वी डू व्हाट वी डू, वी हैव टू आल्सो डू समथिंग एल्स, बिकॉज दोनों को एक बैलेंस्ड, एंड आई आल्सो बिलीव कि किसी भी लीडर को कुछ समय अपने आप अपने लिए भी रखना चाहिए, बिकॉज वो जरूरी है थॉट प्रोसेस के लिए कि एक विजन जो है आगे की वो किस तरह से हो। तो मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, आते जाते फ्लाइट्स में किताबें पढ़ने का भी शौक है,
तो ये दोनों तो मैं करती हूँ। और कुछ वॉक, एक्सरसाइज, योग, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। तो काफी कोशिश करती हूँ डिसिप्लिन मेंटेन करने की, बिकॉज अगर वो ना करें तो जो माइंड का थॉट प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी नहीं आती। बिकॉज कई बार ऐसी पोजीशन में बैठ के आप एक रास्ते जा रहे हैं, एक आपने डिसीजन लिया, बट अक्सर उस डिसीजन को या तो एनहांस करना पड़ता है, या रास्ता बदलना पड़ता है, या कुछ और स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है, कुछ और टीम्स लगानी पड़ती है। तो उसके लिए एक शांत विचार मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। तो मैं इन सब चीज को प्रैक्टिस करके कोशिश करती हूँ कि वो कोर्स करेक्शन भी हो और स्ट्रेंथन भी हो हमारी विजन आगे की। ये बड़ी बात है कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए कुछ समय चुरा लेती हैं और काम करती हैं। मैम, सबसे पसंदीदा बुक कौन सी है आपकी, जो आपको सबसे अच्छी लगी हो अब तक पढ़ने के बाद? एक मिथोलॉजिकल बुक थी देवयानी जी की, which was forgetting the title, but वो बड़ी ही ब्यूटिफुली रिटन बुक है। और दूसरी एक है ब्यूटिफुल माइंड, if you have seen that book. It basically tells about your thought process। मतलब आप कॉन्वर्सेशन करें, एड बोनो की वो बुक है। आप कॉन्वर्सेशन करें, एक सिनर्जी लाएं, बिकॉज बिजनेस में या मीटिंग्स में कई बार डिसिमिलर थॉट्स होते हैं। तो सबको एक प्लेटफॉर्म में ला के डिसीजन करना बहुत जरूरी है। एक लीडर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैसे सिनर्जी लाएं, कैसे सबकी बात सुने, कैसे बेस्ट ऑफ एवरीथिंग लाएं, दैट वो किताब बड़ी सुंदरता से उसको दर्शाती है। और अगर इफ यू पुट टू प्रैक्टिस, लाइक उसी के सीक्वल है एक थिंकिंग हैट, 6 थिंकिंग हैट्स, कि हर एक हैट में क्या छुपा हुआ है। एक क्रिटिकल हैट है, एक पॉजिटिव हैट है, एक बताता है कि क्या उस प्रपोजल में बेनिफिट्स हैं, एक कुछ और दर्शाता है हर कलर के। ये दोनों किताबें मुझे बहुत पसंद हैं और कोशिश करती हूँ कि इसको अपने रोज के काम में और डिस्कशन में इसको अप्लाई करूं, और एक बहुत ही फिल्टर्ड डिसीजन आए, जो कि लॉन्ग टर्म हो, मजबूत हो और सबको बाइंड भी करे। बिकॉज किसी भी डिसीजन को आगे तक एक मुकाम तक ले जाके कंप्लीशन करना, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है ना, वो कभी कभी छूट जाती है लीडर्स से। वो एक बहुत अहम है। तो उसको कंक्लूड करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी करने के लिए ये थ्योरी उसमें है, वो प्रैक्टिस में लाइए तो बड़ा हेल्प करता है। बिल्कुल, इंक्लूसिवनेस इसी को कहते हैं। और लीडर्स की, थॉट लीडर्स की यही खूबी होती है कि वो करते हैं। और जो ब्यूटीफुल माइंड की बात की, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए लोगों को। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं वुमेन्स डे की। थैंक यू नीरज, थैंक यू, और हमारे सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे।